Hello everyone, I welcome you all in today's editorial analysis. In this series, we discuss important editorials from different newspapers like The Hindu, Indian Express, Deccan Herald. Then there is the Business Line, etc. Mainly focus The Hindu or Indian Express पर ही रहते हैं. But sometimes अगर वहाँ पे भी कोई अच्छा editorial होता है, so I do pick up that as well. Today I have picked up three editorials. एक editorial The Hindu से, which is regarding the FDI story. ठीक है. दो editorials on similar lines, okay, regarding the Umar Khalid case are from the Indian Express. इनको हम पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या रीजंस है, व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, क्या मीनिंग है, एक्सेट्रा, व्हाट आर द चैलेंजेस. यहाँ पर इसके साथ साथ एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, तो आप उसको पढ़िए, डिकोड कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी हो सकता है फॉर प्रैक्टिसिंग. सो अ कॉम्प्लेक्स टर्न इन इंडियाज एफडीआई स्टोरी. यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि कैसे लाइक इट इज टॉकिंग अबाउट द एफडीआई इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. क्या रीजंस है कि एफडीआई जो है उसका इनफ्लो कम हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंस होती है एफडीआई की, अगर एफडीआई कम हो जाएगा तो इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. So the question over here is critically analyze the recent trends in India's FDI story. What are the concerns and the way forward? तो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको उसके दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखने हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि क्या कंसर्न्स हो सकते हैं एंड वी हैव टू गिव सॉल्यूशंस एज वेल कि इन केस अगर एफडीआई कम हो रहा है तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. एफडीआई अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मेजर इसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली 1991 के रिफॉर्म्स के बाद. क्योंकि देखिए उसके पहले तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो कंपैरेटिवली क्लोज थी, इतनी ज्यादा ओपन नहीं थी. आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स ही हमने इस तरह से फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया. लेकिन यहाँ पर जो ये ऑथर है या जो क्या कहते हैं, जिन्होंने जो राइटर है, ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो रीसेंट पैटर्न्स है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्न हमको दिखा रहे हैं जहां पर हमें मेजरली कैपिटल आउटफ्लो देखने को मिल रहा है. ओके. और साथ में जो नेट इनफ्लोज है वो कम हो रहे हैं और जो क्वालिटी और नेचर है एफडीआई की वो भी डिक्लाइन हो रही है. अब जैसे कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं हमेशा बताती हूँ कि आप जब भी कोई बात कर रहे हो हवा में मत करो. ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसे राइटर ये बात कर रहे हैं कि हाँ एफडीआई कम हो रहा है, सो ही इज ऑल्सो सब्सटैंशिएटिंग इट विद डेटा कि देखो ऐसे नहीं है कि कुछ हवा में बातें हो रही है, इसके लिए पूरा आपको स्टैट्स दे रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर इंडिया ने जैसे कि $81 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो देखा 2024-25 में, जो कि 13.7% ज्यादा था प्रीवियस ईयर से. लेकिन साथ साथ एफडीआई आउटफ्लोज भी बढ़ गए रीचिंग $29 बिलियन फ्रॉम जस्ट, अगर 2011-12 में हम देखें तो हमारा जो आउटफ्लो था इट वाज जस्ट $3 बिलियन. लेकिन अगर हम 24-25 में देखें तो इनफ्लो के साथ साथ जो आउटफ्लो है ना वो भी बढ़ रहा है. नेट रिटेन एफडीआई फेल टू $40 बिलियन, शोइंग कि हम लॉन्ग टर्म में उसको रिटेन नहीं कर पा रहे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि एक मेजर रेसिपिएंट था एफडीआई का, उसमें भी हमको 12% डिक्लाइन देखने को मिला. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम एफडीआई पढ़ रहे हैं तो फिर इट इज नेसेसरी कि हम उससे रिलेटेड बाकी टर्म्स भी समझ लें, जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर. लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. तो एफडीआई लॉन्ग टर्म है और एफपीआई शॉर्ट टर्म है. ठीक है, क्लियर. अब इस सब में क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है, तो ये क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, एसोसिएशन जो कि डायरेक्टली इंडियन इक्विटी या डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर. इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल एफडीआई माना जाता है. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक फैक्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया, वो तो लॉन्ग टर्म है. एफपीआई क्या है, स्टॉक्स में आज किया वोलेटाइल है, आज किया कल निकाल लिया मे बी. और इसीलिए एफडीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए. ट्रेंड्स और डेटा, फॉर एग्जांपल अगेन ऐसे जैसे कि आपको एफडीआई इनफ्लोज के रिगार्डिंग में बताऊं तो $84 बिलियन के आसपास 2021 में था. फिर 2023 में हमने देखा कि $71 बिलियन हो गया, अगेन $81 बिलियन इन 24-25. लेकिन आउटफ्लोज भी उतने ही हुए, $153 बिलियन जो है वो आउटफ्लो हो गया पोस्ट पेंडेमिक ईयर्स में. फिर हमें एक सेक्टोरल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है कि मेजर इन्फ्लोज हमको देखने को मिल रहे हैं टेक ड्रिवन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. और वही मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में वीक एफडीआई.
तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ फॉरेन कैपिटल लेकर आ रहा है वो हमारे इन सेक्टर्स में उसको ट्रस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में उसको फेथ नहीं है कि ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसीलिए तो कोई कैपिटल लगा नहीं रहा है। आउटफ्लो कहाँ जा रहा है? तो इंडियन फर्म्स heavily investing abroad, notably in tax friendly jurisdictions like Singapore, Mauritius. कंसर्न क्यों है? रीजंस फॉर कंसर्न तो कम हो रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एक्सेट्रा। तो इसलिए दूसरा सेक्टोरल इम्बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है। पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, जो मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल फॉरेन कैपिटल जो भी हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट में फेथ नहीं है, तो ये रीजन ऑफ कंसर्न है। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस, टैक्स आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, और डोमेस्टिकली हमारे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है, इसीलिए हमें ये एफडीआई इनफ्लो जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने $81 बिलियन अट्रैक्ट किया 24-25 में, ओके, अनलाइक चाइना विच यूजेस एफडीआई टू बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स, और दिस मच ऑफ इट वाज राउटेड बैक अब्रॉड, लेकिन चाइना में वहीं पे अगर हम देखें तो वो एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स पे यूज हुआ। एफडीआई की इंपॉर्टेंस यही होती है जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल फॉरेन कैपिटल ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स में इन्वेस्ट किया उन लोगों ने तो उससे वहां पर ग्रोथ हुई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह सेट हुई, ठीक है, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट, देन स्किल्स, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मिलती है हमें अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज जस्ट अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ना, तो अगर हमारे पास ज्यादा डॉलर आ रहा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच हो जाएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल जैसे हमारे फॉरेन कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो इस तरह से हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। वे फॉरवर्ड यही रहेगा, जैसे कि अरविंद मायाराम कमेटी जो कि एफडीआई पर थी, इन्होंने बोला कि आपको आपके जो रेगुलेशन है ना उनको आप सिंप्लीफाई कीजिए और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लाइए, जल्दी जल्दी जो भी चीजें उनको अप्रूव कीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे कि आपने वो मे बी एक सीरियल देखा होगा, सब टीवी पे आता था, ऑफिस ऑफिस, इधर से उधर और इधर से उधर ऐसे भेजते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। डाइवर्सिफिकेशन करना होगा हमको, इंसेंटिव जो है पीएलआई स्कीम्स में बेटर अलाइन कीजिए ताकि बाकी सेक्टर्स में भी फॉरेन कैपिटल आ सके। डोमेस्टिक इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना पड़ेगा थ्रू गति शक्ति, भारतमाला, स्किल डेवलपमेंट। आउटफ्लोज जो हो रहे हैं उसको एड्रेस करना होगा, जैसे कि ट्रीटी शॉपिंग, टैक्स आर्बिट्रेज एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमें डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मॉरिशस के साथ किया। चाइना और वियतनाम से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ एफडीआई अट्रैक्ट किया, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी रहे। अल्टीमेटली इंडिया की जो एफडीआई जर्नी है इट इज एट अ क्रिटिकल जंक्शन। इनफ्लोज जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में वो कितना ज्यादा यहाँ पर रह रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल अचीव करना चाहते हैं तो एफडीआई अट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now let us move on to the next editorial which is regarding उमर खालिद केस। तो बेसिकली उमर खालिद को अरेस्ट किया गया था अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ड्यूरिंग द दिल्ली सिटीजनशिप राइट्स, ठीक है, और लाइक अप्रोक्सीमेटली 2020 में हुआ था, तो 5 साल हो चुके हैं। जगह जगह उसके बार बार ट्रायल कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, लेकिन उसको बेल नहीं मिल रही है, ओके। तो यहाँ पर इन दोनों एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल जो है वो फेवर की बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट में ये आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से इसको बेल देने से मना कर दिया। तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात कर रहा है कि आपको हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट दूसरा एडिटोरियल बात कर रहा है कि जुडिशरी क्यों नहीं उसको बेल दे रही है, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ क्या रूल है, बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो ये चीज, दूसरी बात क्या है कि आप 5 साल से किसी को जेल में रखे हो, एक तरफ आप कह रहे हो आपको अपने अंडर ट्रायल्स कम करने हैं, दूसरी तरफ आप स्पीडी ट्रायल नहीं कर रहे हो। तो और मतलब उसका अभी तो इट्स लाइक कि उसका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है ना, तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली है, लेकिन बिना पनिशमेंट के ही उसको जेल में 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एडिटोरियल इस चीज पे बात कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। तो जुडिश क्रिटिकली एग्जामिन जुडिशरीज रोल इन द उमर खालिद बेल केस, डज इट रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल इनसेंसिटिविटी। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब क्या ये जो दिल्ली हाई कोर्ट या बाकी भी जो ट्रायल कोर्ट में उसका हो गया है और बेल नहीं मिली, ये सही है या गलत है, ओके, प्रोस एंड कॉन्स। फिर क्या ये प्रिंसिपल रिस्ट्रेंट है या जुडिशरी की इनसेंसिटिविटी है कि आप 5 साल तक किसी इंसान को, या तो उसको आप ट्रायल कर दो, ठीक है, आप उसको दे दो सजा, बट बिना किसी बात के, ओके, ना तो आपने उसे अक्यूज अभी ठहराया है, ओके,
तो उसके बिना आप उसको 5 साल तक जेल में कैसे रख, या तो आप बेल दे दो या आप ट्रायल कर दो। तो दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल टू उमर खालिद अक्यूज्ड अंडर यूएपीए इन कनेक्शन विद 2020 दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी हैज रीइग्नाइटेड डिबेट ओवर बेल जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। दो कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव है इस पे, एक जो कि डिफेंड कर रहा है जुडिशियल रिस्ट्रेंट को, और दूसरा जो कि कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है फॉर अलाउइंग प्रोसीजर टू बिकम पनिशमेंट। प्रोसीजर मतलब जो प्रोसेस चल रही है ना, कि आपने उसको अरेस्ट किया, फिर कोर्ट बाय कोर्ट उसका हो रहा है कि बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो सिर्फ एक पनिशमेंट बन गया, क्योंकि 5 साल तो हो गए उसको जेल में। नाउ व्हाट इज द उमर खालिद केस? तो ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली ही वाज आल्सो प्रोटेस्टिंग ड्यूरिंग द सिटीजनशिप राइट्स इन दिल्ली। उसको अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर ऐसा एलेज किया गया दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर एंड फोमेंट वायलेंस, एंड ही वाज अरेस्टेड अंडर यूएपीए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू ग्रांट बेल and others is an interlocutory criminal order that has attracted political and public attention. अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोर्ट ने बेल रिफ्यूज क्यों की। तो सबसे पहले तो यूएपीए के अंदर अगर कोई अरेस्ट हो रहा है तो वहां पर उस नेचर ऑफ ऑफेंस को बहुत ज्यादा सीरियस माना जाता है। ओके, वायलेंस, टेरर लिंक्ड एक्टिविटी, ये सब चीजें मानी जाती है, ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा, एंड इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसलिए कोर्ट कह रही है कि इसको हम बेल नहीं दे सकते। फिर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इटसेल्फ यूएपीए का इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि द ओनर्स जो है वो ओनर्स अक्यूज्ड पे रहता है कि वो प्रूव करे कैसे वो गिल्टी नहीं है। ओके, कोर्ट इसमें ज्यादा आपकी मदद नहीं करेगा। द ओनर्स इज ऑन द अक्यूज कि उसको प्रूव करना है कि क्यों उसको रिलीज किया जाए। देन काफी जो इसमें बताया जा रहा है कि जो मटेरियल कोर्ट के पास आया है, ओके, उसमें जो थ्रेशोल्ड होता है बेल के लिए, इट वॉज नॉट मेट। रिस्क कंसीडरेशन है, पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, एब्सकॉन्डिंग एक्सेट्रा, ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कोर्ट कंसीडर करती है व्हाइल ग्रांटिंग बेल। यहाँ पर साथ में ऐसा बोला जा रहा है कि कोर्ट जो है उसको रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना होता है इंस्टेड ऑफ पॉपुलैरिटी या मीडिया प्रेशर। ठीक है, लोगों का जो मानना है या मीडिया का जो मानना है वो कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट विल गो एज पर रूल ऑफ लॉ। अब जो दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है, ओके, कि हम उमर खालिद को बेल नहीं ग्रांट करेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, कैसे जुडिशरी का ये डिसीजन सही है। तो सबसे पहले जुडिशरी जो है इट हैज टू एक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नॉट बाय पब्लिक प्रेशर और आइडियोलॉजी। इसको हम सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बी आर अम्बेडकर स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कोई नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसको हमको लोगों में कल्टीवेट करना पड़ेगा। साथ में जुडिशरी ने ये जो डिसीजन है इट कैन बी राइट because there are security and stability concerns. If someone is arrested under UAPA, there are serious allegations. It is a serious, the nature of offense is very serious. ठीक है, serious charges होते हैं इसमें, इसलिए stricter bail standards लगाए जाते हैं by the court also. Institutional consistency, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहले की रूलिंग्स ऐसा दिखा रही है कि कोर्ट्स हमेशा लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन करना हो, प्रिवेसी को अपहोल्ड करना हो, बट कई बार वो कॉशन भी दिखाया है इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये राइटर का कहना है कि इंस्टीट्यूशनल कंसिस्टेंसी कोर्ट ने दिखाई। देन अनदर इज गार्डिंग अगेंस्ट सिलेक्टिव पे। सो दैट इज कि कई बार जो सिटीजन्स है उनको अनफेवरेबल वर्डिक्ट्स भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है? तो एक तो यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बोला है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो जेल इज द एक्सेप्शन, इस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये वर्डिक्ट जाता हुआ हमें दिख रहा है। लॉन्ग इनकार्सिडरेशन विदाउट कन्विक्शन अंडरमाइंस आर्टिकल 21 ऑल्सो। सो देखो यहाँ पे जैसे जिस तरीके से मैंने इस एडिटोरियल को आपको ब्रेक डाउन करके आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट शोज कि जब आप अपने आंसर्स लिख रहे हो उसमें भी आप कोर्ट केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, लीगल ल्यूमिनरीज लाइक बी आर अम्बेडकर, ये सब आपको कोट करना है। प्रोसेस इटसेल्फ पनिशमेंट बन गई है, ट्रायल ही चल रहा है 3-4 सालों से, कोई प्रूफ ऑफ गिल्ट नहीं है आपके पास। देन परसेप्शन ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि आप जो प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल जो पुणे पोस्ट केस हुआ था उसमें आपने बेल दे दी, तो क्विक रिलीफ इन केसेस ऑफ प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स कंट्रास्ट विद हार्श ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंटर्स। ये भी सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन रेज करता है। डिह्यूमनाइजेशन ऑफ जस्टिस भी है ये कहीं ना कहीं। कोर्ट शुड रिकॉग्नाइज दैट जस्टिस इज नॉट जस्ट लीगैलिटी, बट ये कहीं ना कहीं डिग्निटी और एम्पैथी है। आप बिना प्रूफ ऑफ गिल्ट के, बिना किसी को कन्विक्शन के 5 साल से आप उसे जेल में रखे हो। लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है, लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी डायलेमा,
कोर्ट के सामने ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि कैसे लिबर्टी और सिक्योरिटी को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं ये लोगों का जुडिशरी में फेथ भी इरोड कर रही है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन कर रही है। ऑलरेडी आप अंडर ट्रायल क्राइसिस की बात करते हो कि 70% इंडियन प्रेजेंस जो है वो पॉपुलेशन अंडर ट्रायल्स की है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्ट डिनाइड, आप जल्दी ट्रायल्स कीजिए। एक्सेसिव कॉशन भी कहीं ना कहीं जो है इरोड करता है ट्रस्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे भी ट्रस्ट इरोड होता है। वे फॉरवर्ड स्पीडी ट्रायल्स, बेल रिफॉर्म्स कीजिए, प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल लगाइए। लॉ कमीशन ने जैसे कि रिकमेंड किया है लिबरलाइज बेल के लिए। जुडिशरी को सेंसिटिव होना है, जैसे कि हमने बताया, सिर्फ लीगैलिटी की बात नहीं है, जस्टिस इज ऑल्सो अबाउट एम्पैथी एंड कंपैशन एंड डिग्निटी। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस होता हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स को बेल मिल गई और जो डिसेंट कर रहा है उसको नहीं मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन को आप स्ट्रेंथन कीजिए, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रूफ। तो जो उमर खालिद केस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन दिखा रहा है बिटवीन लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। एक व्यू है जो बोल रहा है कि रीस्ट्रेन जरूरी है, दूसरा कह रहा है दिस इज जुडिशियल इनसेंसिटिविटी। द आइडियल पाथ जो है, इट लाइज इन कंबाइनिंग प्रिंसिपल लीगैलिटी विद ह्यूमेन सेंसिटिविटी, ensuring that judiciary remains both guardian of constitutional order and a conscience keeper with a heart that beats। heart that beats मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जुडिशरी सिर्फ लीगैलिटी नहीं बल्कि एम्पैथी और कंपैशन के साथ भी काम करे। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एडिटोरियल एनालिसिस काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।